पहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है, या फिर आपके पास 4 पहिया वाहन है और आपको ये लगता है कि आपको सड़क पर चलना आता है, तो उस गलत फहमी को आज से निकाल दीजिए। खास करके वो लोग जो काली लग्जरी कारों में चलते हैं, हूटर लगाकर भोकाल में चलते हैं, उत्तर प्रदेश के वो युवा जो बुलेट पर पटाखे बजाते हुए बुलेट राजा बनते हैं, आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है। क्योंकि हमारे साथ हैं बरेली के एसपी ट्रैफिक साहब, 2008 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं और ट्रैफिक को लेकर बहुत सारे चेंजेस उन्होंने शहर में किए हैं। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी, देखने की जरूरत पड़ेगी इस वीडियो को। और एक दूसरा पहलू भी और है हमारे इस इंटरव्यू का, एक और ऐसी पर्सनैलिटीज हमारे साथ हैं जो समझने की कोशिश करेंगी, इस इंटरव्यू को एक अपने तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो उनका क्लास का एक पार्ट हो, उनके सिलेबस का एक पार्ट हो, प्री का कोई पार्ट हो सकता है, मेंस का हो सकता है, या फिर इंटरव्यू का एक पार्ट हो सकता है उनका। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जो आईएएस आईपीएस या पीपीएस बनना चाहते हैं और उनमें एक लगन है, ऐसे बच्चे भी हमारी तरफ आए हैं। एक फोकस उस तरफ जरा दिखाइएगा। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप तैयारी करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है। तो सर 2008 के आईपीएस पीपीएस अधिकारी अकमल खान सर हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए हैं, ये हमारा जो प्रोग्राम है हमारे गेस्ट रूम में, ये सारे लोग ये जानने आए हैं, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आप जिस पोस्ट पे हैं, जहाँ पर आप आज बैठे हैं, अब जब आप बरेली आए हैं, अभी आपको तकरीबन 1-1.5 महीना शायद बरेली आए, तो बरेली सर ट्रैफिक के नज़रिए से कैसा लग रहा है? देखिए, ट्रैफिक के नज़रिए से देखें, बरेली एक बड़ा शहर है और अगर हम यूं कहें कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में इसकी लोकेशन बहुत सेंट्रल लोकेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। तो किसी को भी अगर बरेली से अगर दिल्ली जाना है या दिल्ली से लखनऊ की यात्रा करनी, तो बीच में बरेली ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए और सेंट्रल प्लेस है। यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है, काफ़ी लोग रहते हैं और वाहनों की संख्या भी काफ़ी है, पब्लिक कन्वेंस भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक धीमे धीमे एक चैलेंज के रूप में विकसित हो रहा है। उसको हम लोग एक चैलेंज के रूप में लेते हैं ताकि हम बरेली वासियों को एक अच्छा और सुगम यातायात दे सकें। सर ये जो समस्या बरेली में रहती है, हमने जैसा भी बताया कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हूटर लगे हुए हैं, काले शीशे हैं गाड़ियों के, या फिर जो बाइक पे लोग चला रहे हैं, उनको लेकर कुछ अभियान भी शुरू किया है? हाँ, इसके लिए हमारा जो यातायात निदेशालय लखनऊ में है, उस पर समय समय पर इस संबंध में अभियान चलते रहते हैं और हम लोग इस पर कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं। तो ये रूटीन वे में हमारे जितने भी जो अधिकारीगण हैं, उनको भी हम लोगों की तरफ से क्लियर कट निर्देश हैं, उच्च अधिकारीगण की तरफ से निर्देश है कि जो भी इस तरह की गाड़ियां, स्पेशली जो ब्लैक फिल्म लगा के चला रहे हैं, हूटर्स लगा के चला रहे हैं, फ्लैश लाइट विदाउट ऑथराइजेशन चला रहे हैं, तो इन सब के लिए क्लियर कट निर्देश है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और प्रभावी कार्रवाई की जाए। सर एक चीज़ और हम ये जानना ही चाह रहे थे कि ये तो एक बेसिक सवाल था हम लोग के पास, जैसे ट्रैफिक की बड़ी जिम्मेदारी होती है शहर में, खास करके जब कोई वीआईपी या वीवीआईपी, कोई मिनिस्टर या इस तरीके के लोग आते हैं, उस समय कैसा प्रेशर रहता है आप लोगों के पास? देखिए, प्रेशर नहीं रहता है। हम लोग चूंकि हमारी ट्रेनिंग ही इसी माहौल में हुई है और हम सभी जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग इसी तरीके से हुई होती है कि हम प्रेशर को हैंडल करना बखूबी जानते हैं। और क्योंकि आप आते तो उसी जगह से हैं जहाँ पे सभी लोग आते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग का जो फेज होता है वो आम इंसान से जो है एक पुलिस ऑफिसर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको करता है। तो प्रेशर कोई नहीं होता। हाँ, इसके लिए हमें जो हमारी जो होमवर्क है उसको हम करते हैं, जो हमारा जो नियोजन है, जो हमारी प्लानिंग है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और फिर फर्दर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी सर एक आपने कुछ नया किया है जिसमें बारात घर को लेके, होटलों को लेके, इनको लेके क्या अभी नया प्रोग्राम बनाया है? देखिए, इससे पहले अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, लेकिन बहुत सारे नगरवासियों ने ऐसी शिकायत की कि शाम के बाद का वक्त जो होता है, स्पेशली जो यहाँ का अगर हम देखें तो पीलीभीत रोड और बदायूं रोड है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जैम से भर जाता है। उसका रीज़न क्या है कि इन रोड्स पे बहुत ज़्यादा जो है मैरिज होम्स हैं, जहाँ पे मैरिजेस के प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास पार्किंग्स नहीं है जी। तो हमारा उन सभी मैरिज होम्स के जो संचालक हैं उनसे एक निवेदन है कि या तो आप पार्किंग का इंतजाम करें, अपना प्रॉपर पार्किंग कराएं, और या फिर जो है हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम उस पर कार्रवाई करें।
और हम नगर निगम से भी इससे लगातार हम टाई अप कर रहे हैं कि हम इस पे क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इस मामले में हमारी जो सहयोगी विभाग है वो नगर निगम है, तो इस पे हम लोग उनसे बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये समय चल रहा है दिसंबर का जी। महीना। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में आप देखेंगे फॉग जो होता है, सनसेट के बाद से फॉग शुरू हो जाता है, और गाड़ियां अगर सड़क पे खड़ी हुई हैं तो हम फॉग में कई बार जो है उनकी विजिबिलिटी नहीं होती और एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आम जन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी की वजह से अगर कहीं पे किसी की खुशी मनाई जा रही है तो किसी के घर में गम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसलिए नगरवासियों की जो जिम्मेदारी है, स्पेशली जो मैरिज होम्स के लोग हैं, उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो इस दिशा में कुछ कदम उठाएं और अपनी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। सर, जब हम लोग ये तैयारी कर रहे थे कि हमारे डिसाइड हुआ कि आपसे का एक हम सेशन लेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा ये नो एंट्री पर सर क्या कार्रवाई हो रही है? नो एंट्री की समस्या सबसे ज्यादा शहर में। नो एंट्री पे अगर आप देखें तो बहुत हेवी चालान हैं इस पे, जी। नो एंट्री पे, ठीक है, 10,000 चालान है। और नो एंट्री बेसिकली कुछ एसेंशियल गुड्स हैं जिनकी हमारे लिए मजबूरी होती है कि उनके लिए हम एंट्री पासेस देते हैं, और डिस्पाइट उनके अलावा जो भी चीजें हैं उन पे हमारी कड़ी निगरानी होती है। अभी भी हमने कई गाड़ियां सीज की हुई हैं जो नो एंट्री जोन में जो है पाई गई हैं गाड़ियां, तो उन पे हम लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। एक सर ना, जैसे आपने एज ए पुलिस ऑफिसर बड़े शहरों में भी काम किया 2008 से लेके अब तक, बरेली की ट्रैफिक की जो स्थिति है वो और शहरों की तुलना में कैसी है? अगर हम बड़े शहरों से यानी कानपुर या लखनऊ से हम्म। अगर हम करें तो ट्रैफिक यहाँ पर कम है कंपैरेटिवली। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो मतलब वहाँ पर जो है कम है तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। उस पॉपुलेशन को मैनेज कैसे कर रहे हैं, इसमें सारा खेल इसी बात का है। तो बेसिकली सारी चीजें आकर के मैनेजमेंट पे रुकती हैं। ठीक तो है। ट्रैफिक ज्यादा होना या कम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सर ये रहा हमारे इस इंटरव्यू का कि पार्ट था कि हम आपसे वो जो आपका जॉब है उसके बारे में पूछें। फिर दूसरा पार्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ये आपकी लाइफ को लेकर, आपकी विचारधारा को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं। तो सर थोड़ी शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। स्टडी सर बताइए कहाँ से शुरू हुई आपकी? देखिए, मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मैं आप सबको बताना चाहूँगा मेरा जन्म ही एक स्कूल में हुआ। मेरे फादर खुद भी एक लेक्चरर थे, और हम लोग उसी कॉलेज में ही, पापा हॉस्टल वार्डन भी थे, तो उसी जगह पर हम लोग जो है हॉस्टल वार्डन क्वार्टर्स में रहते थे, तो उसी घर में ही मेरा जन्म हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई, बेसिक एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन मेरी उसी उस कॉलेज से ही हुई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजी, एमफिल और पीएचडी मैंने जेएनयू से किया, और उसके बाद से फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। फिर उसके बाद 2008 में पीसीएस में मैं सेलेक्ट हुआ यहाँ पे। एक सर आपका कानपुर वाला कांड जो था वो बड़ा फेमस हुआ, वो आपका नाम था, हम लोगों ने सुना था उस टाइम 2 साल पहले, वो उसका थोड़ा सा बताइए क्या था वो? जी, वो 3 जून 2022 की बात है। बेसिकली उस टाइम में कंट्रोवर्सी हुई थी, नूपुर शर्मा को लेकर के जी। कंट्रोवर्सी थी, कई जगह पे एजिटेशंस हुए थे। कानपुर में भी एजिटेशन के लिए वो प्रपोज था वो 3 जून का दिन, और इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन हमारे यहाँ वो 4 बड़े डिग्निटरीज थे, मतलब प्रेसिडेंट सर, प्राइम मिनिस्टर सर, सीएम सर और गवर्नर सर, चारों की विजिट्स थी वहाँ पर। सारा फोर्स, ज़्यादातर फोर्स जो है वो लगा हुआ था अनवरगंज ड्यूटीज में, और मैं उस टाइम एसीपी अनवरगंज हुआ जी। करता था। तो वहाँ पर जो चीज़ें हुई कि अचानक से जो है वो फ्राइडे का दिन था, और लोग जुमे की नमाज के बाद असेंबल हुए, और असेंबल होने के बाद सड़कों पर आ गए, और मुझे सूचना मिली, मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट पे थी, मैं वहाँ से भाग करके आया तो देखा तो काफ़ी भीड़ थी। भीड़ में बहुत छोटे बच्चे थे, लीडरलेस मॉब था। तो वहाँ पे समझाने का भी प्रयास किया गया, पर वो चूंकि बच्चे थे तो समझ नहीं सके किसी की बात। अल्टीमेटली वो हुआ कि लगा कि हाँ अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, तो काफ़ी लोगों ने भी पीछे खींचने का प्रयास किया। हमारे पास फोर्स नहीं था, हम लोग सिर्फ अच्छा। 7 लोग थे। वी हैव 7 लोग थे सर केवल 7 लोग थे पुलिस से, और दूसरी तरफ 2-2.5 पब्लिक? हजार की भीड़ थी। अच्छा, तो उग्र भीड़ उसमें, थी उस समय। हाँ उग्र थी, एजिटेटिव कह सकते हैं उसे, भीड़ को बहुत एजिटेटिव भीड़ थी। तो
हमारे फोर्स के लोग भी थोड़ा सा संकोच करने लगे कि सर इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मुकाबला करें। तो बेसिकली वही मैंने कहा, जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो अल्टीमेटली काम आती है। मैंने उस टाइम पर एज ए लीडर ऑफ द फोर्स, मैंने उस फोर्स से मतलब अपने पुलिस बल से बोला कि देखो वो 2000 लोग हैं वो, लेकिन वो भीड़ है, और हम 7 लोग हैं, हम बल हैं, वी आर फोर्स। तो बस वही जज्बा था जो अच्छा, काम वो आया। भी कुछ परिस्थिति रही, आपने कहा कि चूड़ियां पहन लो पुलिस वालों से, आपके जो साथ के थे वो क्या ऐसी बेसिकली symptoms देखिए, है? ये सब चीजें आदमी थोड़ा सा जब एक्साइटेड होता है, लोगों में जोश भरना होता है, क्योंकि संख्या में बहुत कम थे, तो जोश भरने के लिए ऐसा कहा गया था। बट मतलब क्या कहा था, हम वो वैसे जानना चाह रहे हैं। मतलब मैंने बस यही पूछा था कि अगर वहां से कुछ हो रहा है तो आपने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? अच्छा, ठीक है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो इस वजह से दैट वाज जस्ट फॉर उनको थोड़ा सा जोश भरने के लिए, जो हमारे पुलिस बल है, क्योंकि संख्या में हम बहुत कम थे। फिर कितने देर में ये शांत हुआ था सारा मामला? इसको शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा था। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी टाइम याद है, 2:58 हो रहे थे दिन के, उस टाइम ये शुरू हुआ था, और 3:30 तक ये चीजें। कभी और कहीं अपनी सर्विस में आपको ऐसा माहौल कहीं मिला हो? ये तो देखिए, पुलिस सर्विसेज में इस तरह के माहौल हमेशा मिलते रहते हैं आपको। कई बार ऐसे ओकेजन्स हुए, मैं बहराइच में रहा, आजमगढ़ में भी रहा, अलीगढ़ में भी रहा, तो कई बार ऐसे ओकेजन्स आए। तो अल्टीमेटली वही है, ट्रेनिंग, आपका प्रशिक्षण हमेशा काम आता है, और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस टाइम पे वो काम आता है। जो आपने अब तक पढ़ा है जिंदगी में, वो सब सारी चीजें काम आती हैं। सर, मेरा प्रश्न पहले सर्वप्रथम यह था कि यदि किसी मार्ग में संकेतक ना हो तो प्राथमिकताएं किस आधार पर तय होंगी सर? देखिए, संकेतक नहीं होना ये एक गलत बात है, क्योंकि आज का समय जो है हमारे लिए ये है कि हर जगह पे साइनेजेस जरूरी होते हैं, और इसके लिए मैं खुद भी बहुत ही पार्टिकुलर हूँ। अभी मैंने कई सारे हाईवेज को भी हमने दौरा किया है, और हमारी जो शहर की सड़कें हैं उनको भी देख रहा हूँ, कई साइनेजेस मैंने सही भी कराए हैं। तो आज के समय में साइनेजेस ना होना ये बहुत ही गलत सी चीज है, और मैं तो नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई सड़क अगर ऐसी है जहाँ पे लगता है कि आपको साइनेजेस नहीं लगे हुए हैं, और वहाँ साइनेजेस की आवश्यकता है, तो कृपया करके हमें बताएं ताकि हम उस पर साइनेजेस लगवा सकें। मेरा अंतिम प्रश्न ये है सर कि आपने बरेली में आपने देखा होगा कि मार्ग के किनारे जो गाड़ी हैं वो खड़ी रहती हैं सर, आप इनको बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सर क्या उपाय करेंगे सर? देखिए, ऐसा है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना, हम एजुकेशन के प्रोग्राम चला रहे हैं लगातार, और दूसरा, 2 ही तरीके होते हैं, या तो हम किसी को एजुकेट करके करा सकें, या तो फिर हम पेनलाइज करके करा सकें। तो हम दूसरा वाला रास्ता कम अख्तियार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों, एजुकेट हों, और उस चीज को जो है ना करें। अभी हम लोगों ने कई जगहों पर जो है वो हम अनाउंसमेंट का सिस्टम भी शुरू कराया है। हमारा जो ICCC है, ICCC के माध्यम से भी हम अनाउंस करते हैं कि आप पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ा करें, नो पार्किंग जोन में आप गाड़ियां ना खड़ा करें। चूंकि देखिए, ये बहुत लंबे समय से एक परंपरा की तरह चला आया कि हम जहाँ पे हमें शॉपिंग करनी है, हम उसके ठीक सामने ही गाड़ियां पार्क कर लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि पार्किंग स्थल होते भी हैं, उसके बावजूद भी लोग अंदर गाड़ियों को पार्क नहीं करते हैं। तो हमारा उन सभी से अनुरोध है कि कृपया जो पार्किंग आपके लिए बनाई गई है, नगर निगम ने बनाई है, या आपकी प्राइवेट पार्किंग है, उसका आप यूज करें, इस्तेमाल करें, ताकि जो आम जन है, जो सड़क पे लोग चल रहे हैं, आपकी अव्यवस्थित तरीके से जो गाड़ी खड़ी की हुई है, उससे उनको नुकसान ना हो, उससे दुविधा ना हो। तो इसके लिए हम दोनों काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन भी लोगों को दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारा चालान का सिस्टम है वो भी कर रहे हैं। सर, मैं अभी तक्षशिला IAS में सिविल सर्विस की कोचिंग कर रहा हूँ। तो सर, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, या फिर हम अभी तक जो समझ पाए हैं सर, कि सिविल सर्विस एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें हमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद में ही हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं सर। तो सर, इस लंबी प्रक्रिया में कभी कभी सर हमारे साथ सकारात्मक नहीं हो सर, नकारात्मक पहलू हमारे दिमाग में आते हैं कि होगा नहीं होगा सर। तो इसमें अपने आप को सकारात्मक कैसे रखें? देखिए, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि सिविल सर्विसेज जो है कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो समझता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, वो है पैशन। किसी भी जॉब को सिलेक्ट करने के लिए, या किसी भी आप फील्ड में किसी प्रोफेशन को अगर आप जब चूज करते हैं, तो आप अपने मन को एक बार टटोलिए कि क्या आपका उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए कितना आपके अंदर जुनून है, ठीक है, कितना ज्यादा पैशन है। क्योंकि
अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको, अगर आप सर्विसेज में इंडक्ट भी हो जाते हैं, तो आपको उस पैशन और उस जुनून को, मतलब उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं कि जब आपको नकारात्मकता फील होगी, आपको न्यूट्रलिटी फील होगी सेम, तो वो जो पैशन और जुनून है आपको हमेशा प्रमोट करता है आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक पहल करने का प्रयास कराता है आपसे। तो सिमिलरली जो ये प्रोसेस है इसी तरीके का बनाया गया है कि यहाँ पर अगर आपको फेल्योर भी मिलते हैं तो उस फेल्योर से कैसे उठना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कभी भी फेल्योर को फेल्योर मत समझिए, हमेशा ये सोचिए कि आप एक पद आगे बढ़े, एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं और वहां से सीखिए और आगे बढ़िए। तो हमेशा आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है, हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए। ये सवाल सर बच्चों का हमेशा राक्षर, कुछ बच्चे ना तैयारी करते करते होता क्या कि नहीं तैयार होते, सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत इस तरह की खबरें हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। तो सर एक लाइफ है उनकी परिवार वाली और एक लाइफ है वो जो तैयारी कर रहे हैं वो ड्रीम को लेके, इसको थोड़ा सा मैनेज कैसे करें ये एक बार बताइए बच्चों को जो जानना चाहते हैं ये लोग। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में, जो हमें ये जो जीवन मिला है ना, इससे अनमोल कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप कुछ बने लाइफ में या ना बने, ये जीवन आपका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अनमोल है, क्योंकि ये जो जीवन है वो केवल आपका नहीं है, इस पे बहुत सारे लोगों का अधिकार है। आपके फैमिली मेंबर्स का भी उतना ही अधिकार है। आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी मेहनतों और काविशों से पढ़ाया है, यहाँ तक लेकर के आए हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं, लेकिन क्या उनके सपने ऐसे नहीं है कि आप किसी चीज की तैयारी करो और आप उसमें फेल हो जाओ तो आप अपनी जिंदगी खत्म कर लो। ठीक है, उनको बहुत दुख होगा। तो बेसिकली जो दोनों के बीच में जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, मैं हमेशा दोनों को अलग नहीं मानता, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ही है जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ भी एक ऑफशूट की तरह निकला हुआ है। ठीक है, दोनों को ही हमें मिंगल करके चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हम जब किसी चीज की तैयारी करें तो उसको लाइफ एंड डेथ नहीं समझें। ठीक है, उसको एक पैशन की तरह लीजिए, और आप निश्चित मानिए जिस दिन आपने इसको पैशन की तरह लिया, एक जुनून की तरह लिया, आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस चीज से हमेशा ना रहें। और दूसरी बात, जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जितना नॉलेज गेन किया है ना, आप बाहर निकल के देखिए, आप दूसरों से अपने आप को डिफरेंट पाएंगे, और हमेशा इतना पाएंगे कि आप किसी भी जगह बैठ करके किसी से भी बातें किसी भी टॉपिक पे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, एनीथिंग अंडर द सन। ठीक है, ये किसी दूसरे सब्जेक्ट के किसी दूसरी स्ट्रीम की तैयारी करने वालों में ये चीज नहीं मिलती है। तो यू शुड फील योरसेल्फ लकी कि आप लोग अगर आप में इस चीज का पैशन है और आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोचिए कि नॉलेज जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है, जो आपका ज्ञान है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। तो ऑलवेज फील पॉजिटिव, हमेशा अपने अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बूस्टअप करते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, जरूर कामयाब होंगे। To ask that which thing motivate you to get the job, to make your career in the police line or specifically in PPS, because there are many services in state also, in center also, but which thing particularly motivate you to get into the police service? We don't have choice earlier ना? सर आप थोड़ा हिंदी में बता दीजिएगा ताकि ठीक है, व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी ओके, ठीक है, ठीक है। आर यू वेल वर्स्ड इन हिंदी? समझ सकती हैं हिंदी? ओके, ठीक है। बेसिकली चीज देखिए क्या है कि जो मोटिवेशन है ना, सिविल सर्विसेज के लिए मोटिवेशन है, लोक सेवा के लिए है, लोगों की सेवा के लिए, अपने लोग जो हम आसपास अपने देखते हैं उनकी सेवा के लिए। ठीक है, हमारे पास चॉइसेस क्या है, या तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर आप जाएंगे तो आपका जो स्पेक्ट्रम है और ब्रॉड है। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आप विकास के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप चिकित्सा में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, आप तमाम अथॉरिटीज हैं उनको बहुत अच्छे से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी जो है वो बहुत ही अलग तरीके की चीज है। पुलिस अधिकारी में जो है, मतलब यहाँ पर क्या है ना, ये एक ऐसी सेवा है जिसको इमरजेंसी सर्विस आप कह सकते हैं। अगर आपको पेंशन एक दिन के बाद मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी नगर की सड़क जो है अगर 2 दिन के बाद बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस के पास आने वाला व्यक्ति अगर उसको हम 2 सेकंड की भी देरी कर दे तो हो सकता है कि उसकी लाइफ के ऊपर वो चीजें आ जाएं। तो मैं इस जो सभी सर्विसेज का सम्मान है, परंतु मेरे द्वारा जो ये चुना गया
उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये इसमें हमें इंस्टेंट रिलीफ देना है। और ये एक ऐसा जॉब है जिसमें जो भी व्यक्ति आंसू के साथ आता है उनको हंसा करके वापस भेज सकते हैं। उसी पल हमें इंस्टेंट उसके जो है रिएक्शंस भी मिलते हैं कि हाँ सर, आपने मेरी बात सुनी, अब मेरा सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, अब मेरे पास कोई समस्या नहीं पड़ी। तो एक होता है ना कि आप किसी भी रोते हुए इंसान को हंसा करके अपने चैम्बर से वापस कर सकते हैं। तो ये चीज हमेशा मुझे फैसिनेट करती थी जिसमें in Bareilly, but in spite of that, traffic problems are creating in Bareilly. So people said that is there are any technical problem in the flyover? The shape of the flyover is not constructed in a way to reduce the traffic, because many flyovers make between the marketplaces. So is there any technical problem? I want to ask that. पॉइंट्स वेल टेकन। एक्चुअली ये है, देखिए, चूंकि ट्रैफिक डिजाइनिंग इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पुलिस है ना, हम नहीं कर सकते, और इसमें जो भी विभाग जिम्मेदार है उसके लिए मुझे लगता है, शुरू से लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि हमेशा कभी भी जो भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होती है उसमें जितने भी जो विभाग हैं जो इसको देखते हैं, जो से डायरेक्टली रिलेटेड हैं जो विभाग, उनका हमेशा से लिया जाना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली जो ओवर ब्रिजेस हैं या कहीं पर हम कोई ब्रिज बनाते हैं ट्रैफिक के लिए, तो ट्रैफिक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का से जरूर लिया जाना चाहिए कि अगर हम कोई ओवर ब्रिज बना रहे हैं या कोई पुल बना रहे हैं या कोई रास्ता बना रहे हैं, तो वो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उसकी यूटिलिटी होगी। तो बेसिकली मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस पे, क्योंकि जिसने भी बनाया होगा हो सकता है उस समय की दिशा और दशा के हिसाब से उसके अनुसार वो करेक्ट रहा हो। आज हमें समस्याएं देखनी पड़ रही है, तो ठीक है, उसका निदान भी है, हम उसको आगे हम जो हमारे सहयोगी विभाग है उनसे हम डिस्कस करके उसको हम इरेडिकेट भी कर पाते हैं। सर, ये विभाग क्या ट्रैफिक से कोई परमिशन नहीं लेते, कुछ पूछते नहीं है कि कैसे बनाना चाहिए इसको? कुछ ऐसा नियम है? बेसिकली ये विकास विभाग और भी दूसरे विभाग हैं, उनका काम है ये। और अभी मेरा यही कहना है कि डायरेक्टली से नहीं लिया जाता कि हाँ जो है ये पर्टिकुलर, क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो ट्रैफिक विभाग ठीक से जानता है कि कहाँ ट्रैफिक। अब जब कोई नया पुल बन रहा है तो कई विभाग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो हमें लगता है कि ट्रैफिक वाले विभाग से भी एक बार डिस्कशन होना चाहिए कि पुल का शेप कैसा दें या फिर कितनी चौड़ाई उसकी रखें ट्रैफिक को देखते हुए। ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन आई होप कि आगे ये सब चीजें होंगी। अच्छा, एक सर सवाल बड़ा थोड़ा सा मतलब बीच में माहौल बड़ा गंभीर हो गया था, मतलब कभी ऐसा होता है सर कि जैसे कोई कांड हुआ या ट्रैफिक का या एज ए पुलिस में आप जब रहे, तो किसी बड़े नेता का फोन आ गया, एमएलए एमपी, और वो अपना पूरा भोकाल जमाते हुए जो सत्ता में है उस तरीके से कि भाई मेरा आदमी को छोड़ दो, या फिर गाड़ी किसी की आपने रोक ली फॉर्च्यूनर, या ऐसा कभी फोन वोन आया कभी आपके पास जिसने कभी इस तरीके की कुछ भाषा का इस्तेमाल किया वाला? देखिए, ऐसा है कि जो भी लोक नेता हैं, जन नेता हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे होती हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसने कोई अपराध किया होता है और वो उनके पास पहुंचता है और शायद उन्हें पता नहीं होता कि वो इतने गंभीर अपराध करके आया हुआ है। तो कई बार लोग फोन करते हैं कि उनके हिसाब से वो लगता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन ज्यादातर मेरे साथ ऐसी चीजें हुई कि जब हमने उनके पॉइंट्स को लिया, हमने कहा कि नहीं ठीक है, मैं आपको जांच करके बताऊंगा क्या रियलिटी है, तो ज्यादातर लोग ऐसे मिले मुझे जो उन्होंने देखा और समझा और कहा कि नहीं ठीक है, जो सही है वो कीजिए। तो ऐसा कभी मैंने प्रेशर फील किया नहीं। मतलब सर, जैसे हम लोग टीवी में अक्सर देखते हैं, गाड़ी रोक ली नेताजी की किसी वजह से ट्रैफिक ने, तो उन्होंने लिया फोन लगा दिया सीधे और पूरे भोकाल में कि भाई ये गाड़ी मेरी कैसे रोक ली, हिम्मत कैसी रोकने की। ये कभी माहौल आपने देखा? नहीं, ऐसा माहौल कभी नहीं मिला, और कभी इस तरह की चीजें हुई भी हैं तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं। हम लोग आम नागरिकों को भी इंस्ट्रक्शन दे के भेजते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि निर्देश दिए गए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज ही एक केस हुआ कि एक अकेला पुरुष जो है अपने 3-4 बच्चों को, मतलब अपने घर में जितने बच्चे थे, आगे पीछे बैठाल करके और स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में चालान करना, फिर बच्चों को कहाँ रखेंगे कैसे, तो उनको इंस्ट्रक्शन दे करके उनको गाड़ी से वो करके उनको भेजा गया कि भाई आप इतने बच्चों को ना लेके चलें। तो कई बार हम लोग इंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों के लिए सुगम यातायात देना। तो वो सुगम यातायात जो है
हम ये कोशिश करते हैं लोगों को एजुकेट करके दें, ना कि पेनलाइज करके दें। क्योंकि सर ये बरेली जो जिला है ये उत्तराखंड से तकरीबन लगा हुआ है, बहेड़ी के बाद उत्तराखंड शुरू होता है, तो वहाँ से कुछ गाड़ियाँ संदिग्ध भी आती हैं, ओवरलोडिंग वाली गाड़ी भी है या फिर कोई तस्करी वाला वो भी आता है, तो इसकी कैसे रेकी करते हैं आप लोग? मतलब क्या कोई टीम अलग से बनी होती है? इसके लिए जो जिला पुलिस की टीम है उसके जी। लिए भी क्लियर कट नाकेबंदी होती है पुलिस में, जी। ठीक है, जब हम नाकाबंदी करके चेकिंग करते हैं। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभी भी कल ही निर्देशित किया है, उससे पहले भी लगातार निर्देशित करते आए हैं कि आप लोग लगातार नाकाबंदी करके जो है ऐसे जो सस्पेक्टेड चाहे व्हीकल्स हों या गुड्स हों या फिर पर्सनल्स हों, उनको चेक कीजिए और चेक करने के बाद जो भी अगर लगता है कि गलत है तो उस पर कार्रवाइयाँ कीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारे जो ज़िले में जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, हमें बहुत ही अच्छा नेतृत्व उनका प्राप्त है और जो क्राइम पे उनका सर का बहुत ही अच्छा काम भी पहले भी सर ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ पर भी लगातार उनका क्राइम पे फोकस है और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरीके से कोई इलिसिट चीज़ या फिर कोई गलत चीज़, अवैध चीज़ लेकर के शहर में एंट्री नहीं पा पाएगा या ज़िले में एंट्री नहीं पा पाएगा। पुरानी शहर जैसी ओल्ड सिटी है, इसके अंदर कम से कम 50 बारात घर हैं और हॉस्पिटल भी अंदर ले रखे हैं। पता नहीं किस मानक तो पूरे हो ही नहीं सकते क्योंकि रोडों पर मकान के बराबर में हॉल कर दिए हैं। अब वो अपनी गाड़ियां अगर खड़ी करते हैं तो बिल्कुल ही रोड जाम हो जाता है। पूरी ओल्ड सिटी के अंदर यही दिक्कत है, 50 हॉल हैं कम से कम। उसके अंदर अहम बात यह है कि वहाँ से जो बस आती है, जो बाहर की बारातें होती हैं, वो बस भी उसी रोड पर ले जाते हैं। इतने रोड चौड़े हैं ही नहीं, वो बस लेके आते तो एक एक घंटा 2-2 घंटे तक वहाँ जाम लगा रहता है। बिल्कुल भी दिक्कत इतनी रहती है कि कोई भी निकल नहीं पाता। तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? देखिए, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का इशू है, एक नीतिगत विषय है। इस पे हम लोग ये केवल मेरे अकेले से ही को काम करने से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के काम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर वहाँ पर हो रही हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोगों की आवश्यकता है तभी वो चल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की आवश्यकता पूरी हो रही है और वो किसी की बाधा के रूप में खड़ी हो रही है। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे सहयोगी विभाग भी हमारे सहयोगी विभाग हैं, नगर निगम से भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से समस्या को हम लोग खत्म कर सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और वो निर्बाध भी रहें, किसी तरीके की उनके बाधा और अड़चन ना आए। बारात आती है, कार में दूल्हा 2-2 3-3 कारें होती हैं, एक घंटा अगर कोई मरीज भी होता, मतलब कोई भी इमरजेंसी होती तो निकल नहीं पाते। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशंस आती होंगी और अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में बाकी जो नॉर्मल डेज के लिए तो अभियान चलाया ही था। जैसे कि आप देखें कि जो कुतुब खाना है उसके नीचे वाला जो एरिया है और जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो उसी पुल के ही नीचे है, तो वहाँ पे भी समस्याएं हैं। बहुत सारे हॉकर्स जो हैं वहाँ लगाते हैं, तो काफ़ी लोगों की रोजी रोटी भी उसी से चल रही है। तो निश्चित रूप से उनके लिए हम वेंडर्स जोन तैयार करें और वेंडर जोन तैयार करके उनको वहाँ से हम डिस्प्लेस करें तो समस्या का हल निकलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के हमारी नगर आयुक्त साहब से भी बात हुई है और निश्चित रूप से हम भविष्य में कोई बहुत बढ़िया अच्छा एक फ्रूटफुल कंक्लूजन लेकर के आएंगे। बैच के पीपीएस अधिकारी अकमल सर ने अपनी जॉब के बारे में बताया, यातायात के बारे में बताया, पब्लिक को नसीहत भी दी है कि कैसे रहना है और एक गुरु के तरीके से उन विद्यार्थियों को भी बताया कि कैसे आगे की तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज को लेकर। अगली बार हमारे साथ एक और अधिकारी होंगे, तो तब बने रहिए।